गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे हैं समाजशास्त्र के सिद्धांत की। समाजशास्त्र का सिद्धांत जो ये पेपर है आपका, ये बीए पार्ट फर्स्ट का फर्स्ट पेपर है, जिसमें हम समाजशास्त्र की अवधारणाओं के बारे में बात कर रहे हैं। जिसमें मैंने आपसे बताया था समाज के बारे में। समाजशास्त्र में समाज, समुदाय, समिति, संस्था, ये अत्यंत महत्वपूर्ण और प्राथमिक अवधारणाएं हैं। इन शब्दों का न केवल सामान्य लोगों ने बल्कि कुछ सामाजिक वैज्ञानिकों तक ने मनमाने ढंग से अर्थ लगाया और प्रयोग किया। अब कोई भी विषय है, अगर हम उसे सही से समझना चाहते हैं तो उस विषय से संबंधित जो अवधारणाएं हैं उनको वैज्ञानिक आधार पर ठीक से समझना आवश्यक है। उसी का एक भाग है समुदाय। समुदाय सामान्य भाषा में प्रचलित शब्द है, जिसका प्रयोग कई बार जाति विशेष, धर्म विशेष या संप्रदाय विशेष के लोगों के लिए किया जाता है, जैसे ब्राह्मण समुदाय, ईसाई समुदाय, हिंदू समुदाय, सिख समुदाय आदि। आम जीवन में भी हम लोग इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, परंतु समाजशास्त्र में समुदाय शब्द का प्रयोग अलग अर्थ में किया गया है। समाजशास्त्र में किसी भी गांव, कस्बा, नगर, महानगर तथा देश को समुदाय माना जाता है। इन सभी समूहों के साथ एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र जुड़ा हुआ है, जहां व्यक्तियों का एक समूह सामान्य रूप से स्थायी रूप से निवास करता है। और कोई भी गांव, प्रांत या देश भी अपने आप में एक समुदाय है। समुदाय एक क्षेत्रीय अवधारणा है कि समुदाय में कुछ लोग निवास करते हैं, अपना संपूर्ण जीवन जीते हैं, किसी एक या कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नहीं, बल्कि जीवन के जो सामान्य उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति के लिए अपने सब प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समुदाय सामान्य रूप से अपने आप पर आत्मनिर्भर होता है और अपने जो उनके सदस्य होते हैं उनकी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ होता है। व्यक्ति किसी आर्थिक संगठन, राजनीतिक दल, क्लब या किसी समूह का सदस्य अपने किसी विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनता है, परंतु समुदाय में व्यक्ति अपने विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए रहता है। वहाँ पर व्यक्ति के सभी क्रियाकलाप, सभी गतिविधियाँ समुदाय में ही होती है। इसलिए समुदाय को संपूर्णता का क्षेत्र कहा जाता है। समुदाय का समय के साथ साथ विकास होता है और एक समुदाय के लोगों में हम की भावना पाई जाती है कि ये हमारा समुदाय है। हम की भावना का मतलब है कि उससे जुड़ा हुआ मेरा है। ये हर समुदाय के कुछ नियम और परंपराएं होती हैं। ये परंपराएं क्या करती हैं? लोगों के व्यवहारों को नियंत्रित करती हैं कि उन्हें कैसे जीवन जीना है, कैसे कार्य करना है, कैसे आवश्यकताओं को पूरा करना है। नियंत्रित भी करती है और निर्देशित भी करती है। अगर हम शाब्दिक दृष्टि से समुदाय का अर्थ देखते हैं तो समुदाय अंग्रेजी भाषा के कम्युनिटी शब्द लैटिन शब्द कम तथा म्यूनिस से बना हुआ है। मतलब दो लैटिन शब्द हैं, एक कम है, एक म्यूनिस है। कम का अर्थ होता है टुगेदर अर्थात एक साथ, और म्यूनिस का अर्थ होता है सर्विंग अर्थात सेवा करने से है। इन शब्दों के आधार पर समुदाय का तात्पर्य साथ साथ मिलकर सेवा करने से है। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो समुदाय का अर्थ व्यक्तियों के ऐसे समूह से है जो एक निश्चित भूभाग पर साथ साथ रहते हैं और किसी उद्देश्य के लिए नहीं बल्कि सामान्य उद्देश्यों के लिए इकट्ठे रहते हैं। यानी कि किसी एक उद्देश्य के लिए वो एकत्रित नहीं होते, बल्कि जीवन से संबंधित सामान्य उद्देश्य जो होते हैं उनको लिए वो एक साथ रहते हैं। उनका संपूर्ण जीवन सामान्यतः
यहीं व्यतीत होता है, यानी कि एक तरह से वो उसके स्थायी सदस्य होते हैं। समुदाय को परिभाषित करते हुए ग्रीन ने लिखा है, समुदाय लोगों का समूह जो एक साथ प्रादेशिक परिधि में रहते हैं, यानी कि उसकी एक क्षेत्रीयता होती है, निश्चित एक सीमा होती है क्षेत्र की, तथा जो सामान्य जीवन के तरीके में हिस्सा लेते हैं, यानी कि जो जीवन का है उनका भाग है, उस जीवन के तरीके में सामान्य रूप से वो सभी भाग लेते हैं, यानी कि एक सा उनका जीवन होता है। एक सा जीवन का मतलब जीवन जीने के नियम, परंपराएं, रीति रिवाज एक से होते हैं। प्रोफेसर डेविस लिखते हैं, समुदाय सबसे छोटा ऐसा क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ जाते हैं, यानी कि एक छोटा ऐसा क्षेत्रीय भाग है, क्षेत्रीय समूह है, जिसमें जीवन, सामाजिक जीवन से संबंधित सभी पहलू आ जाते हैं, चाहे सामाजिक हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे आर्थिक हो। जो ये परिभाषा है, इसमें अगर हम देखें तो इसके 3 तत्व हमें इन्होंने उल्लेख किए हैं प्रोफेसर डेविस ने। पहला कि इसमें व्यक्तियों का समूह होता है, दूसरा निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है, और तीसरा सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं का समावेश होता है। लुंडबर्ग तथा अन्य ने समुदाय को परिभाषित करते हुए लिखा है कि मानव जनसंख्या जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करती है और जो सामान्य एवं अन्य आश्रित जीवन व्यतीत करती है, यानी कि एक निश्चित क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या, और जो परस्पर निर्भर होती है, इंटरडिपेंडेंट होती है, वो से हम समुदाय कहते हैं। मैकाइवर पेज के अनुसार जब किसी छोटे या बड़े समूह के सदस्य साथ साथ इस प्रकार रहते हों कि वे किसी विशेष हित में ही भागीदार न हो करके बल्कि सामान्य जीवन की मूलभूत दशाओं या परिस्थितियों में भाग लेते हों, तो ऐसे समूह को समुदाय कहा जाता है। यानी कि एक समुदाय के सदस्य किसी एक उद्देश्य के लिए इकट्ठे नहीं होते या एक उद्देश्य से उनका संबंध नहीं होता, बल्कि जीवन की सभी सामान्य सामाजिक दशाओं में वो हिस्सेदार होते हैं। ऐसे समूह को समुदाय कहा जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समुदाय क्या है? जो समुदाय सामान्य जीवन में भागीदार लोगों का एक ऐसा समूह है जो किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहता है और जिसमें कि हम की भावना या सामुदायिक भावना पाई जाती है। इसके बाद आते हैं समुदाय के आधार, या इसके हम आवश्यक तत्व भी इसको कह सकते हैं। जैसा कि परिभाषाओं से स्पष्ट है कि समुदाय क्या है। पहला उसका गुण या उसका आधार व्यक्तियों का समूह, कि कोई भी समुदाय के लिए व्यक्तियों का समूह पहली आवश्यकता है। व्यक्तियों के बिना न तो सामान्य जीवन की कल्पना की जा सकती है और न ही सामुदायिक भावना की। तो व्यक्तियों का समूह समुदाय के निर्माण के लिए पहला और प्रमुख आधार है। दूसरा, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। प्रत्येक समुदाय के लिए एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र का होना भी आवश्यक होता है। जब तक कोई समूह निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास नहीं करता, तब तक हम उसे समुदाय नहीं कह सकते। जैसे कोई गांव है तो गांव की भी अपनी एक परिधि होती है, कोई नगर है उसकी भी एक सीमा होती है, राष्ट्र है उसकी भी निश्चित सीमाएं होती है। इसीलिए उनको समुदाय कहा जाता है, क्योंकि इनमें से प्रत्येक का अपना अपना निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है और एक क्षेत्र में लंबे समय तक साथ रहने से और जीवन की सामान्य गतिविधियों में भाग लेने से उनमें अपनत्व का भाव, हम का भाव बढ़ता है और वो उसे अपना समूह समझते हैं। तो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में एक दूसरे के निकट रहने के कारण ही लोगों में अंतःक्रिया की मात्रा बढ़ती है
और वो अंतःक्रिया की मात्रा जब इंटरेक्शन होगा तभी सामाजिक संबंध बनेंगे, तो उसके लिए वो आवश्यक होती है। तो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने के कारण से, निकटता के कारण से, इंटरडिपेंडेंट होने के कारण से, इंटरेक्शन के कारण से सामाजिक संबंधों का निर्माण होता है। ये इसका एक दूसरा आधार था। तीसरा आधार जो सामुदायिक भावना। सामुदायिक भावना होती है हम की भावना। ये हमारा समूह है, ये दूसरे का समूह है, तो वो हम की भावना एक सामुदायिक भावना के लिए आवश्यक है कि समुदाय के निर्माण के लिए व्यक्तियों के समूह और निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के अलावा सामुदायिक भावना भी हो। यह समुदाय हमारा है जो अन्य समुदायों से भिन्न है। उसके कारण से क्या होता है कि प्रत्येक समुदाय में ये भावना उन्हें एक दूसरे से जोड़ती है। जैसे हमारा गांव, हमारा नगर, हमारा प्रदेश, हमारा देश, ये सब चीज़ें हमें उससे जोड़ती हैं। और जब तक किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों में यह सामुदायिक भावना नहीं पनपती, तब तक हम उसे समुदाय नहीं कह सकते। कुछ जब लोग लंबे समय तक एक साथ रहते हैं, साथ साथ कार्य करते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में भाग लेते हैं, सामूहिक हितों के प्रति जागरूक रहते हैं और आवश्यकता पड़ने पर एक दूसरे के लिए त्याग करने को तत्पर रहते हैं, तो उनमें सामुदायिक भावना का पनपना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। और ये सामुदायिक भावना समुदाय का एक मुख्य आधार है। उसके अलावा सामुदायिक भावना के अंतर्गत जो है 3 बातें पाई जाती हैं। पहला, हम की भावना की अभिव्यक्ति। हम की भावना जो एक दूसरे से जोड़ती है और एक दूसरे के साथ सुख दुख में मिलकर काम करने को प्रोत्साहित करती है। स्थान या क्षेत्र विशेष के साथ लोगों का विशेष लगाव पाया जाता है और वे अपने उस समुदाय को जिसमें वो रहते हैं उसे अपना समझते हैं, उसमें भाईचारे के संबंध पाए जाते हैं और हम सब एक हैं, सबके हित एक हैं और सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये भावना लोगों को एकता के सूत्र में बांधती है, जो कि समुदाय के लिए आवश्यक मानी जाती है। उसके अलावा योगदान या दायित्व निर्वाह की भावना। सामुदायिक भावना का एक और जो तत्व है कि इसके सदस्यों में कार्यों में सम्मिलित होने और योगदान देने की भावना देखने को मिलती है। समुदाय से संबंधित अनेक ऐसे सामूहिक कार्य होते हैं जिन्हें पूरे समुदाय के सहयोग के बिना करना संभव नहीं होता। विभिन्न सदस्य अपने अपने पद, अपनी अपनी भूमिका, पद के अनुसार अपनी भूमिका निभाते हैं और समुदाय के कार्यों में योगदान देते हैं, क्योंकि समुदाय के संचालन के लिए ये आवश्यक होता है। उसके अलावा निर्भरता की भावना। सामुदायिक भावना के अंतर्गत निर्भरता की भावना एक आवश्यक आधार है। व्यक्ति अपने को एक दूसरे पर और संपूर्ण समुदाय पर निर्भर समझते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अन्य के सहयोग पर निर्भर रहना पड़ता है। और पारस्परिक रूप से निर्भर रहने की भावना सामुदायिक भावना को बढ़ाती है। यानी कि सामुदायिक भावना को बढ़ाने के लिए हम की भावना, योगदान और दायित्वों का निर्वाह और निर्भरता की भावना को सामुदायिक भावना को बढ़ाने में योगदान देती है। हालांकि वर्तमान समय में औद्योगिकरण, श्रम विभाजन, विशेषीकरण, यातायात, संचार के साधनों का विकास होने से भौगोलिक दूरी कम हुई है और ग्लोबलाइजेशन जो है वो बढ़ा है। उसके अलावा जनसंख्या की तीव्र वृद्धि, जनसंख्या में विविधता, व्यक्तिगत स्वार्थ, द्वितीयक संबंधों की प्रधानता, इन सब के कारण से सामुदायिक भावना में
कमी आती जा रही है और विशेष रूप से नगरीय समुदायों में इस तरह की चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। उसके अलावा समुदाय की कुछ विशेषताएं या इसके लक्षण होते हैं, जैसे स्वतः विकास। स्वतः विकास का मतलब है कि अपने आप से विकास होता है, कि समुदाय का निर्माण कुछ लोगों के द्वारा जानबूझ कर के या स्वयं के प्रयत्नों के द्वारा नहीं किया जाता, बल्कि समय बीतने के साथ साथ ये अपने आप से विकसित होते हैं। क्योंकि जब कुछ लोग किसी विशेष स्थान पर रहने लगते हैं तो धीरे धीरे उनमें हम की भावना पैदा होती है और वहाँ रहने वाले जो सभी लोगों के समूह हैं वो उसे अपना समूह समझने लगते हैं। इस प्रकार की भावना के विकसित होने पर वह समूह जो है समुदाय के रूप में समुदाय का रूप ग्रहण कर लेता है। दूसरा है इसका सामान्य जीवन, यानी कि प्रत्येक समुदाय के जो कुछ रीति रिवाज परंपराएं होते हैं, उत्सव त्योहार संस्कार, तो जो समुदाय के लोगों में के जीवन में एक रूपता उत्पन्न करते हैं। समुदाय में जो व्यक्ति हैं उनके आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जो आवश्यकताएं हैं समुदाय के द्वारा ही पूरी होती हैं। यही उनका संपूर्ण जीवन व्यतीत होता है। तो जिसके कारण से समुदाय में एक सामान्य जीवन देखने को मिलता है और सारा जीवन बिताने के लिए वहाँ पर वो उस रीति रिवाजों को पालन करता है, या क्योंकि वहाँ जो व्यक्ति है वो उद्देश्य की पूर्ति के लिए नहीं बल्कि अपना सारा जीवन बिताने के लिए वहाँ रहता है। उसके अलावा स्थायीपन का तात्पर्य है कि समुदाय का जो स्वरूप है वो स्थायी होता है। कोई भी जैसे अस्थायी समूह है, जैसे भीड़ या श्रोता समूह, झुंड को हम समुदाय नहीं कहते, क्योंकि इनका जो भौगोलिक क्षेत्र स्थायी रूप से जुड़ा हुआ नहीं होता। ये एक उद्देश्य के लिए इकट्ठे होते हैं और उद्देश्य पूरा होने पर समाप्त हो जाते हैं। जबकि समुदाय क्या है, एक ही स्थान पर स्थायी रूप से बना रहता है जब तक कि कोई भूकंप, तूफान, बाढ़ या युद्ध के कारण से वो नष्ट न हो जाए या कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा ना आ जाए कि वहाँ पर वो समाप्त हो जाए। उसके अलावा विशिष्ट नाम, कि प्रत्येक समुदाय का अपना एक विशिष्ट नाम होता है और वो विशिष्ट नाम जैसे कोई गांव का नाम है, मोहल्ले का वो है, या जो नगर है, प्रत्येक का नाम होता है। तो प्रत्येक समुदाय को उस नाम से अपना एक जुड़ाव होता है। वो नाम का जुड़ाव हम की भावना को जागृत करता है और उसे बनाए रखने में योगदान देता है। उसके अलावा मूर्तता मतलब दिखाई देता है, क्योंकि समुदाय क्या है, व्यक्तियों का समूह है और निश्चित भौगोलिक जो क्षेत्र है उस पर बसे समूह को हम देख सकते हैं। हालांकि जो समुदाय से संबंधित जो नियम होते हैं उनको हम नहीं देख सकते, परंतु मनुष्यों के रूप में इसे अनुभव अवश्य किया जा सकता है। उसके अलावा व्यापक उद्देश्य, कि समुदाय का निर्माण किसी एक विशेष उद्देश्य के लिए नहीं होता है या कोई व्यक्ति उसका सदस्य किसी विशेष उद्देश्य की आवश्यकता को पूरा करने के लिए नहीं बनता, बल्कि यह तो व्यक्तियों के जीवन की विभिन्न गतिविधियों का केंद्र स्थल होता है। इसमें अनेक समूह, समितियां, संस्थाएं समाहित होती हैं जो समुदाय के व्यापक उद्देश्यों को पूरा करने में योगदान देती हैं। समुदाय के उद्देश्य इस दृष्टि से भी व्यापक हैं कि यह किसी व्यक्ति विशेष, समूह विशेष या वर्ग विशेष के हित या उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कार्य न करके सभी व्यक्तियों और समूह के सभी प्रकार के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करता है। इसलिए कहा जाता है कि समुदाय के व्यापक उद्देश्य होते हैं। उसके अलावा सामान्य नियम व्यवस्था, सामान्य नियमों के माध्यम से समुदाय के सदस्यों के व्यवहारों को
नियंत्रित किया जाता है, निर्देशित किया जाता है, और सामान्य नियमों से निर्देशित होने के कारण ही एक समुदाय विशेष के लोगों के व्यवहारों में समानता हमें देखने को मिलती है। सामान्य नियम व्यवस्था का प्रभाव छोटे समुदायों जैसे गांव, जनजाति में विशेष रूप से देखने को मिलता है, जहां अनौपचारिक साधन या अलिखित नियम जैसे परंपराएं, प्रथाएं, इनके द्वारा व्यक्तियों के व्यवहारों को नियमित किया जाता है, निर्देशित किया जाता है। इसके अलावा आत्मनिर्भरता, समुदाय को क्या है, एक आत्मनिर्भर समूह माना गया है। समुदाय की यह विशेषता आदिम समुदायों, जनजातीय और छोटे समुदायों में पाई जाती है कि वो अपनी सभी आवश्यकताओं को स्वयं पूरा कर लेते हैं। आज तो छोटे समुदाय जैसे गांव या अन्य ग्रामीण या नगरीय समुदायों पर उसे निर्भर रहना पड़ता है। वर्तमान में क्योंकि स्थितियां परिवर्तित हुई हैं और कोई भी समूह है वो एक दूसरे पर निर्भर रहता है। किसी समय आत्मनिर्भरता समुदाय की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, परंतु अब इसका महत्व कम हो गया है। अब अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रत्येक समुदाय को कम या अधिक मात्रा में दूसरे समुदायों पर निर्भर रहना पड़ता है। उसके अलावा अनिवार्य सदस्यता, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी समुदाय का सदस्य अवश्य होता है। वह किसी क्षेत्र में अन्य लोगों के निकट रहता है, उनके साथ अंतःक्रिया करता है और अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी न किसी क्षेत्रीय समूह अर्थात अथवा समुदाय में उसे रहना पड़ता है और एक क्षेत्र विशेष में लंबी अवधि तक अन्य लोगों के साथ रहने में उसमें अपने समुदाय के प्रति एक लगाव या अपनत्व का भाव पैदा हो जाता है। आज के युग में भौगोलिक या सामाजिक गतिशीलता बढ़ गई है और लोग एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं, एक समुदाय को छोड़कर किसी अन्य समुदाय में जाकर रहने लगते हैं। परंतु इतना अवश्य है कि सामान्यतः प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी समुदाय का सदस्य अवश्य होता है। यानी कि समय के साथ में अगर हम देखते हैं तो समुदाय एक व्यवस्था में परिवर्तन आया है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी समुदाय का सदस्य अवश्य होता है। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। धन्यवाद।